जब से क्लास वालों को पता चला कि मैं फेक यंग मास्टर हूँ, उनका एक्साइटमेंट लेवल ही अलग था। मॉक करने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि आखिर एक गरीब दिखता कैसा है। चलो, किसी को तो पॉवर्टी सब्सिडी का कोटा मिल गया। मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स उन नॉवेल्स की तरह क्रूअल नहीं थे जो सीधे घर से निकाल देते। रियल यंग मास्टर के तानों को इग्नोर करके उन्होंने मुझसे मेरा आगे का प्लान पूछा। मैंने बोला, जब आपका रियल बेटा वापस आ गया है तो मैं अपने रियल पेरेंट्स के पास जाऊंगा। मैंने हॉट टी का घूंट पिया। मुयावे को लगता था मेरी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, मेरे डिसीजंस हमेशा क्लियर होते हैं। और अफसोस ब्लड रिलेशन जो नहीं था। कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, रियल बेटा तो रियल ही होता है। मियावे ने रोकने की कोशिश नहीं की। कहा, न्यू फैमिली तुम्हें 3 मिलियन देगी, आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। मैंने कहा, मैं आपके फेवर्स हमेशा याद रखूंगा। उसने लाइटली रिप्लाई किया, पैक कर लो, ओल्ड यू तुम्हें ड्रॉप कर देगा। मैं टी कप रखकर ऊपर चला गया। स्टेयर्स के कॉर्नर पर पहुंचा ही था कि पीछे से मुशवान की आवाज आई, तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स बहुत पुअर है, इतना लगेज रखने की जगह नहीं होगी, वहां इन लग्जरी आइटम्स का कोई यूज नहीं है, फर्स्ट मीटिंग में बैड इंप्रेशन मत देना। मैंने उसके एक्सप्रेशन की तरफ देखा और कहा, जो मैं नहीं ले जा रहा वो सब कचरा है, उसे फेंक दो। मुशवान वहीं फ्रीज हो गया। जो नहीं चाहिए वो फेंक दो, वो सब लिमिटेड एडिशन ब्रांड्स है, हर एक पीस का प्राइस माइंड ब्लोइंग है, ये तो पैसे जलाने जैसा हुआ। मुझे उसकी बातों पर हंसी आ गई। मैं चुपचाप ऊपर गया और अपना छोटा सा बैकपैक लिया। उसमें सिर्फ अपने आईडी डॉक्यूमेंट्स और फोन रखा, बाकी कुछ भी नहीं। बिना किसी अटैचमेंट के मैंने मूव फैमिली को छोड़ दिया। कार ने मुझे एक ओल्ड नेबरहुड के पास ड्रॉप किया। मैंने ऊपर डोर नंबर देखा और कंफर्म करके आयरन डोर पर नॉक किया। सामने खड़ी उस औरत की झुर्रियों और आंखों को देखकर मैं एक सेकंड में समझ गया कि यही मेरी बायोलॉजिकल मदर है। मैंने एक सॉफ्ट स्माइल दी, मैं शायद आपका रियल बेटा हूं। ये सुनते ही मदर ये बिल्कुल शॉक में फ्रीज हो गई। हम उस आयरन डोर के आर पार एक दूसरे को देखते रहे। मैंने पोलाइटली पूछा, क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? मदर ये अचानक होश में आई और जल्दी से आयरन डोर खोलकर मुझे अंदर बुलाया। उन्होंने एक ग्लास वार्म वाटर मुझे दिया। उनके चेहरे पर अजीब सी नर्वसनेस थी। मैंने ग्लास लिया और एक सिप पीकर उन्हें उस मिक्सअप की पूरी स्टोरी शांत दिमाग से समझाई। मुशवान ही न्यू फैमिली का रियल बेटा है और मैं आपका बेटा हूँ। फादर ये और मदर ये ने इस बात का गेस तो लगाया था, पर अपने रियल बेटे को इस हाई क्लास ऑरा के साथ देखकर उनका नर्वस होना नेचुरल था। मैंने ये फैमिली की डिटेल्स पहले ही पढ़ ली थी। फैमिली मेंबर्स का मुझे रफली बेसिक आइडिया था। मैंने पूछा, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? ये किसी फैमिली रियूनियन से ज्यादा एक बिजनेस नेगोशिएशन लग रहा था। मदर ये ने नर्वस होकर पूछा कि मैं क्या खाना पसंद करूंगा। मेरे फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। कुछ स्पेशल नहीं, जो आपका दिल करे। मदर ये उठी और उन्होंने फादर ये की तरफ देखा। तो फिर मैं मार्केट से कुछ ले आती हूँ, तुम जिक्सी और बाकियों को कॉल करके बोलो कि जल्दी घर आ जाएं। बाहर आयरन डोर की आवाज सुनकर मैं उठा और कमरे से बाहर आया, अपनी रियल सिस्टर से मिलने। मेरी स्माइल में एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी। मैं म्यू चेन हूँ। मेरी डीप और शांत आवाज सुनकर ये शीरे का दिल थोड़ा घबराया। उसने डिसबिलीफ के साथ मेरी आंखों में देखा। तुम्हें इस मिडिल क्लास घर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये सुनकर ये शीरे थोड़ा रिलैक्स हुई। मैंने हमेशा लग्जरी फूड खाया था, तो इस सिंपल से खाने पर मेरा कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं था, पर मैं उनकी फीलिंग्स को फील कर सकता था। वो ऑकवर्ड अजीब सा माहौल गायब हो गया था। मैंने कहा, जब मैं यहाँ आया तो सिर्फ पैसे लाया था। सोच रहा हूँ पास से 2 जोड़ी कैजुअल क्लोथ्स ले लूं। ये जय ने तुरंत गाइड बनने का ऑफर दिया। मैं अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर निकल पड़ा। पहले जब भी क्लोथ्स खरीदता था तो सीधा वीआईपी लाउंज जाता था, पर अब खुद सेलेक्ट करना एक नया एक्सपीरियंस था। मैंने 3-4 कैजुअल आउटफिट्स चूज किए और अपने लिए एक पेयर स्नीकर्स लिया। छोटी बहन का हाथ पकड़े जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में एक तंगुलू स्टॉल मिला। मैंने देखा कि उसकी निगाहें उस ग्लास काउंटर पर टिकी थीं, पर उसने समझदारी दिखाते हुए अपनी नजरें हटा ली। मैंने चुपचाप उसके लिए एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला ले लिया। तंगुलू हाथ में आते ही ये जाई का चेहरा खुशी से चमका। उसने मुस्कुराते हुए उसे मेरी तरफ बढ़ाया, ब्रदर आप भी एक ट्राई करो ना। मैं एक सेकंड के लिए रुका, फिर उसके बालों को प्यार से सहलाया। ब्रदर को मीठा पसंद नहीं है। ये जाई ने उस स्टिक पर लगी स्ट्रॉबेरीज को काउंट किया। मैं, बड़ी बहन, सेकंड सिस्टर, मॉम और डैड, वाओ, सबके लिए एक एक परफेक्ट पोर्शन है। मैं बस उसकी इस मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। बहन का हाथ पकड़े मैं जब नेबरहुड वापस पहुंचा तो दूर से देखा कि ये जिक्सी कुछ ढूंढ रही है। एक फटी हुई कार्डबोर्ड बॉक्स में से उसने एक डॉल निकाली। मेरे फुटस्टेप्स की आवाज सुनकर ये जिक्सी थोड़ा घबराई और जल्दी से उस डॉल को अपने पीछे छुपा लिया। मैं स्लोली उसकी तरफ बढ़ा। मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया है। ये जिक्सी ने अपनी नजरें झुका ली, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसने कोई गलती की हो, और धीरे धीरे डॉल को बाहर निकाल लिया। मुशवान को यह डॉल बहुत पसंद थी। वो हर रात इसे गले लगाकर सोता था, पर कभी नहीं सोचा था कि उसे अब यह भी नहीं चाहिए। उसे सिर्फ ये डॉल ही नहीं और बहुत कुछ नहीं चाहिए। मेरा ये कैजुअल सा सेंटेंस सीधे उसके दिल पर जाकर लगा।
इंसान जब पेन फील करता है तभी उसे रियलिटी दिखती है। मैंने अपने मन में एक डीप साई ली। अगर तुम्हें चाहिए तो इसे वापस ले जाओ। पर उसने एक बिटर स्माइल दी और उस डॉल को वापस बॉक्स में फेंक दिया। समर की उस रात में एक छोटा सा टेबल फैन आवाज करता हुआ चल रहा था और उस टूटे हुए विंडो की साउंड प्रूफिंग इतनी खराब थी कि बाहर की हर आवाज क्लियर आ रही थी। उस डैमेज विंडो के बाहर से नेबर्स के शोर और हंगामे की आवाज आ रही थी। मिडनाइट में मेरी आंख खुली तो बाहर लिविंग रूम से कुछ विस्परिंग की आवाज आई। ये शिवे मॉम डैड से धीरे धीरे बात कर रही थी। शायद मूचन को इस बेड की आदत नहीं है। कल रात मैंने उसे काफी देर तक साइड बदलते हुए सुना था। हमें उसके लिए एक अच्छा मैट्रेस लेना चाहिए। मेरी स्कॉलरशिप नेक्स्ट वीक आ जाएगी तो उस टाइम वो पैसे कॉम्पेंसेट कर दूंगी। उन तीनों की आवाज बहुत सॉफ्ट थी पर मेरे कानों तक हर एक वर्ड बिल्कुल क्लियर आ रहा था। सुबह जब मैं फ्रेश होकर बाहर आया तो ये शिवे और ये डैड जा चुके थे। मैंने पूछा, डैड और बड़ी बहन कहाँ गए? ये मॉम ने मुझे वार्म वाटर का ग्लास देते हुए कहा, तुम्हारी बड़ी बहन पहले ही यूनिवर्सिटी वापस चली गई। तुम्हारे डैड उसे ट्रेन स्टेशन ड्रॉप करने गए हैं और वहां से वो सीधा कैब ड्यूटी पर जाएंगे। मॉर्निंग की ट्रेन टिकट थोड़ी चीप पड़ती है ना। ये शिवे क्लियरली पैसे सेव करने की कोशिश कर रही थी। वो इंसान जो एक एक पैसा बचाकर लाइफ जीता है सिर्फ इस डर से कि कहीं मुझे इस हार्ड बेड पर प्रॉब्लम ना हो, बिना सोचे मेरे लिए एक्सपेंसिव मैट्रेस लेने को तैयार थी। मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सा इमोशन ट्रिगर हो रहा था। ये जिक्सी तो सुबह ही अपनी पार्ट टाइम जॉब पर चली गई थी। तभी अचानक दरवाजे पर कुछ डिस्टरबेंस की आवाज हुई और अगले ही पल फादर ये घबराए हुए अंदर आए। मैंने पूछा, आप तो कैब ड्राइविंग पर थे ना? उन्होंने कहा, फोन का चार्जिंग केबल भूल गया था। तभी उनकी नजर मेरे बगल में खड़े उस इंसान पर गई। फादर ये को सामने खड़ी लड़की थोड़ी फेमिलियर लग रही थी। मैंने इस चांस का फायदा उठाया और इंट्रोड्यूस किया, ये मेरी फ्रेंड सुमन्यु है। मैंने इसे इनवाइट किया था ताकि घर का लेआउट चेक कर सके। फादर ये का ब्रेन एक सेकंड के लिए जीरो हो गया। उन्होंने सुमन्यु के बारे में बहुत सुन रखा था। वो इस देश की सबसे बड़ी जीनियस डिजाइनर थी जिसने इतनी छोटी एज में ढेरों अवार्ड्स जीते थे। बड़े से बड़े लोग हाई प्राइस पर उसके डिजाइन के लिए तरसते थे और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फादर ये ने घबराते हुए कहा, मैं तुम्हारा काम डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस डेटा केबल लूंगा और निकल जाऊंगा। उन्हें डर था कि कहीं उनकी वजह से सुमन्यु का फोकस खराब ना हो, तो वो केबल लेकर जल्दी से निकल गए। हम दोनों के बीच ज्यादा यूजलेस चैट नहीं हुई। सुमन्यु वापस अपने डिजाइन ब्लूप्रिंट्स कंप्लीट करने निकल गई। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायर्ड पेपर्स लिए और रास्ते में उस मैनुअल वर्कशॉप की तरफ गया। वहां 8-9 औरतें कंटिन्यूअस काम में बिजी थीं, लेबल्स लगाते हुए अपनी नॉर्मल गॉसिप कर रही थीं। मैं डोर पर खड़ा होकर अंदर चिल्लाया, मॉम, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। दोपहर का खाना मैं घर पर नहीं खाऊंगा। मदर ई के चेहरे पर एक वार्म और स्वीट स्माइल आई। उन्होंने कहा, ठीक है, पर रात को टाइम पर लौट आना। मार्केट के उस क्राउडेड क्रॉस रोड को क्रॉस करने के बाद रोड के साइड में एक ब्लैक मैक्लारेन पार्क थी। मैंने बिना रुकावट बैक डोर खोला और अंदर बैठ गया। मेरे बगल में जो लड़की थी उसकी वाइब बिल्कुल शांत थी। जब से उसने मुझे दूर से देखा था उसकी नजरें मुझसे एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी थी। उसने एक सार्कास्टिक टोन में कहा, यंग मास्टर सच में बड़े क्रूअल हैं, इतनी बड़ी आफत आ गई और तुम अब बता रहे हो? मैंने लाइटली स्मर्क किया और बोला, तुम तो पहले फॉरेन में थी राइट? पहले बता भी देता तो क्या ही कर लेती। इस पर लियो रुयान ने एक मीनिंग फिल्ड आ भरी, तो आखिर प्रॉब्लम यह है कि मैंने तुम्हें कंपनी नहीं दी और तुम मुझसे नाराज बैठे हो। मुझे समझ नहीं आया कि हंसू या चुप रहूं। ये ओवर ड्रामेटिक सीईओ वाले डायलॉग्स तुमने कहां से सीखे? यंग मास्टर ने इतने टाइम से कांटेक्ट ही नहीं किया तो मैंने सोचा खुद को ही थोड़ा चीयर अप कर लूं। मैंने उसके पाम पर हल्का सा टैप किया, यहाँ अपने स्टूपिड जोक्स बंद करो। क्या तुम उस ये फैमिली की लाइफ में एडजस्ट कर पाओगे? फ्रैंकली बोलूं तो अभी इतना ईजी नहीं है। कल रात तो ठीक से नींद भी नहीं आई। मैं आराम से लियू रुयान के शोल्डर पर लीन हो गया। उसकी वो कामिंग और डीप आवाज सुनकर मेरी पूरी बॉडी इंस्टेंटली रिलैक्स फील करने लगी। मेरी आवाज धीरे धीरे लो हो रही थी। मैंने बताया, सुमन्यु को लेआउट चेक करने के लिए बुला लिया है, कल से रेनोवेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारा एक्शन लेवल हमेशा की तरह टॉप स्पीड पर है। वैसे अगर वहां नींद नहीं आती तो आज रात मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ। जब मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपना सिर झुकाकर मुझे देखा और रियलाइज किया कि मैं कंप्लीटली डीप स्लीप में जा चुका हूं। मुझे इस तरह सोता हुआ देखकर उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह मदर ये के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उन्होंने कहा, कल मैं किसी नई डिश की रेसिपी ट्राई करूंगी। मैंने आज नंबर 11 हाई स्कूल में कॉल किया था। अगर तुम वहां एडमिशन लेना चाहो तो मूशवान की खाली की हुई सीट तुम्हें इजीली मिल जाएगी। ये जिक्सी ने जब ये बात कही तो उसका हर एक वर्ड बड़ा कैलकुलेटेड था, जैसे उसे डर हो कि मूशवान का नाम सुनकर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। स्कूल ट्रांसफर की बात निकली ही थी कि मदर ये ने अपनी नजरें झुका ली।
हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम शेंगवा जैसे एलीट स्कूल में कंटिन्यू कर सको। एज पेरेंट्स हम खुद को गिल्टी फील कर रहे हैं। मैं सच कहूं तो मुझे इन ये फैमिली वालों का माइंडसेट बिल्कुल समझ नहीं आता। फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो फील गिल्टी, घर छोटा है तो फील गिल्टी, एलीट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते तो फील गिल्टी। पर इसमें गिल्टी होने वाली क्या बात है? लाइफ में जो भी आपको चाहिए उसके लिए खुद फाइट करना पड़ता है। दूसरों के सपोर्ट पर जिंदा रहकर आप कभी अपना लेवल अप नहीं कर सकते, फिर चाहे वो आपकी खुद की फैमिली क्यों ना हो। ये रियलिटी चेक मैंने म्यू फैमिली में रहकर ही सीखा था। ट्रांसफर के बारे में इतना सोचने के लिए थैंक्स सेकंड सिस्टर, लेकिन मैं शेंगुआ में ही कंटिन्यू करूंगा। इससे पहले कि मदर ये अपनी टेंशन जाहिर करती, मैं उनका अगला थॉट समझ चुका था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें चुप कराया। शेंगुआ हाई स्कूल में फर्स्ट रैंक लाने पर फुल ट्यूशन फी वेव हो जाती है, इसलिए आप लोगों को मेरे सामने गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लाइफ में जिस चीज़ की दरकार होगी मैं खुद उसे अचीव कर लूंगा। ये मेरा पर्सनल करियर और मेरे सपने हैं, इनका बोझ आप लोगों को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बातें सुनकर मदर ये की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। उनकी आंखों में आंसू थे जो बस गिरने वाले थे, पर उन्होंने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और एक डीप रिलीव्ड स्माइल दी। ये जिक्सी ने भी अपने बिखरे हुए इमोशंस को संभाला और अपने चेहरे पर वही सूदिंग और वार्म स्माइल ले आई। उसने कहा, अगर तुम वहां अपनी जगह बना सकते हो तो हम तुम्हारे इस डिसीजन को जरूर सपोर्ट करेंगे। वैसे भी शेंगहुआ और हमारा स्कूल ज्यादा दूर नहीं है। अब से स्कूल के बाद मैं तुम्हें पिक करने आ जाया करूंगी। डिनर के बाद ये जिक्सी किचन में चली गई और मैं अपने कमरे में आकर होमवर्क कंप्लीट करने लगा। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद पूरी फैमिली अपने काम और स्कूल जाने के लिए रेडी थी। मैंने कल रात ही लियो रुयन को एक ड्राइवर अरेंज करने का ऑर्डर दिया था और एक आलीशान कार रोड के उस कॉर्नर पर हमारा वेट कर रही थी। मदर ये को बाय बोलने के बाद हम तीनों स्ट्रीट की तरफ बढ़े। ये जिक्सी की नजरें जब उस वीआईपी गाड़ी पर पड़ी तो वहीं जम गई। मैंने उस लग्जरी गाड़ी के टोयोटा लोगो पर एक शार्प नजर डाली। मैंने लियू रुयान को सबसे सस्ती गाड़ी भेजने को कहा था, पर किसे पता था कि वो लेटेस्ट एल्फर भेज देगी। उसके लेवल के हिसाब से ये सस्ती थी, पर हमारी ये फैमिली की उस पुरानी सेकंड हैंड कार के कंपैरिजन में ये कार आसमान छूती लग रही थी। उसने घबराते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारे फ्रेंड की कार है? ये जिक्सी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मूव फैमिली छोड़ने के बाद भी मेरे पास ऐसी हाई लेवल सर्विस कैसे आ सकती है? क्या मैं सच में मूव फैमिली का यंग मास्टर हूँ? मैं बिल्कुल काम एंड फोकस में था, जीरो पैनिक, बस अंदर ही अंदर लियो रुयन की इस ओवर एक्टिंग से इरिटेट हो रहा था। ये जय शांति से बैक सीट पर बैठ चुकी थी। मैंने कहा, सेकंड सिस्टर, अपनी पार्ट टाइम जॉब की लोकेशन सेंड करो। तब जाकर ये जिक्सी को रियलिटी का होश आया। ड्राइवर ने स्मूथ कंट्रोल के साथ कार को स्टार्ट किया। मैंने अपने फोन पर वी चैट खोला और सीधे लियो रुयान को मैसेज पंच किया, सच बता, ये नई गाड़ी तूने अभी खरीदी है ना? नंबर गया है, स्कूल जाने में 1 घंटे से ज्यादा लगता है। मुझे लगा लॉन्ग टाइम बैठने से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, और वैसे भी मुझे शो ऑफ करने का मौका मिल गया। मैंने स्क्रीन पर रिप्लाई देखा और उस डिस्कशन को वहीं डेड एंड दे दिया। मैं जानता था कि उसने यह सब सिर्फ मेरे कंफर्ट के लिए किया है। रात को डिनर के बाद मैं शावर लेकर जल्दी सो गया। बाहर लिविंग रूम में अकेले ही कपल बैठे थे। मदरी के दिमाग में एक इंटेंस कैलकुलेशन चल रही थी, जैसे कोई बड़ी मूवमेंट का फाइनल कॉल हो। हम इस तरह से मू चैन के कनेक्शन और बैकग्राउंड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अभी भी टाइम है, हमें अपनी एज का फायदा उठाकर एक बार और फाइट करनी चाहिए। फादर ये ने उस स्पार्क को फील किया और फुल सपोर्ट के साथ नॉड करते हुए बोले, सच कहूं तो मू चैन के आने के बाद से मेरा दिमाग भी यही सिग्नल दे रहा है। अगर इस फैमिली की रियलिटी चेंज करनी है और एक बेटर लाइफ चाहिए तो हम यूं चुपचाप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बेटर लाइफ के लिए हमें इस वीक सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये प्राइवेट कैब चलाकर सिर्फ स्ट्रगल के पैसे मिलते हैं, आखिर में हमें खुद का बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली। चेहरे पर टेंशन के साइंस थे, पर मार्केट में अभी बिजनेस करना आसान नहीं है। फादर ये ने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपनी वाइफ का कंधा मजबूती से पकड़ा। उनकी टोन में एक अग्रेसिव होप थी। हम अपनी पहली बार में सक्सेसफुल हुए थे ना, तो कंफर्म है कि हम दूसरी बार भी सक्सेसफुल होंगे। बस कुछ दिन पहले थोड़ा ग्राउंड सर्वे और मार्केट रिसर्च फोकस के साथ कर लेते हैं, उसके बाद एक सॉलिड अटैक करेंगे। अगली सुबह फादर ये छोटी बहन को उसके स्कूल छोड़ने गए। मेरा करंट बेस शेंगवा हाई स्कूल इस सिटी का सबसे टॉप क्लास प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, और ये जिक्सी का स्कूल ठीक उसके ऑपोजिट साइड पर था। हम दोनों ने एक साथ आम लोगों की बस से जाने का डिसीजन लिया। बस स्टेशन हमारे एरिया के काफी क्लोज था, और जब हम अंदर एंटर हुए तो बस में अभी भी बहुत सारी एम्प्टी सीट्स थी। ये जिक्सी ने आगे बढ़कर स्कैन मशीन पर एक कार्ड 2 बार पंच किया और मुझे कवर करते हुए आखिर की एक सीट पर बैठा दिया। मेरी नजर उसके बैकपैक की चेन पर झूल रहे उस बस कार्ड पर टिकी थी। मेरी पूरी लाइफ का ये पहला सीन था किसी पब्लिक बस में, और ये कार्ड सिस्टम भी मेरे लिए बिल्कुल एक नया गैजेट जैसा था। मुझे लगा यह सिस्टम काफी कन्वीनियंट है। मैंने इंटरेस्ट के साथ पूछा, तुम्हारा ये बस कार्ड किधर से बनता है?
मुझे भी ऐसा एक पास अपने बैग पर टांगना है। ये जिक्सी ने कुछ सेकंड्स के लिए एक डीप साइलेंस मेंटेन किया, फिर उसने अपना वो कार्ड निकाला और सीधे मेरे हाथ में दे दिया। ये कार्ड बनवाने के लिए मेन ब्रांच जाना पड़ता है, तब तक तुम इसे एज अ बैकअप यूज कर सकते हो। मैं पूछा, अगर मैं इसे ले लूंगा तो तुम डेली सरवाइव कैसे करोगी? उसने बताया, अब लाइफ डिजिटल हो गई है, फोन से बार कोड स्कैन करके एंट्री की जा सकती है। ये जिक्सी ने अपनी टेंशन छुपाते हुए एक बहुत ही जेंटल स्माइल दी। वो समझ गई थी कि मेरी क्यूरियोसिटी इस लोकल कार्ड में अटकी हुई थी, तो उसने बिना आर्गुमेंट के चुपचाप मुझे यहाँ पकड़ा दिया। मैंने बिना सोचे इसे अपने बैकपैक पर फिट कर लिया। अब अगले हर स्टॉप पर भीड़ बढ़ने लगी थी। ये वो टाइम था जब स्टूडेंट्स और वर्कर्स के साथ साथ मार्केट में अंडे लूटने वाले बुजुर्ग लोगों की एंट्री होती है। भीड़ बढ़ने लगी और अचानक से बस का कैबिन क्राउडेड हो गया। एयर फ्लो बिल्कुल रुक गया था और पसीने की वो खराब बदबू पूरी हवा में भरी हुई थी। पुराना मुशवन इस गंदगी और क्राउडिंग से सख्त नफरत करता था। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपने लेवल से नीचे मानता था। ये जिक्सी ने धीरे से अपनी आंखें घुमाकर मेरी कोल्ड वाइट स्किन पर एक नजर डाली। मैं इन सब के बीच किसी बॉस की तरह शांति से विंडो के पास बैठा था। बाहर की हवा मेरे बालों से टकरा रही थी और मेरी ब्राइट आंखें एक बच्चे की तरह इस रियलिटी को क्यूरियस होकर देख रही थीं। ये जिक्सी को पहली बार ये फील हुआ कि ये ओवरली मैच्योर दिखने वाला उसका भाई असल में एक क्यूट साइड भी रखता है। इन बस ड्राइवर्स का कंट्रोल हमेशा रफ और तेज होता है, स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए ड्राइवर ने सिर्फ 40 मिनट में हमें हमारी लोकेशन पर पहुंचा दिया। स्टेशन ठीक उस नंबर 11 स्कूल के गेट के पास था और अब ये जिक्सी मुझे डायरेक्टली मेरे गेट तक एस्कॉर्ट करने पर अड़ गई थी। टाइम अभी हमारे हाथ में था तो हम बिल्कुल चिल मोड में आगे बढ़ रहे थे। उस रोड पर एक के बाद एक हाई स्पीड लग्जरी कार्स हमारे पास से निकली। कुछ गाड़ियों के विंडो मिरर नीचे हुए और लोग चिल्लाकर मुझे ग्रीट कर रहे थे। ये नज़ारा देखकर ये जिक्सी के दिल का डर बिल्कुल क्लियर हो गया था। उसे पहले टेंशन थी कि मेरे रियल स्टेटस को जानने के बाद कहीं बाकी लोग मुझ पर गैंग अप ना कर लें। शेंगवा हाई स्कूल के ग्रैंड गेट तक पहुंचते पहुंचते ये जिक्सी की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हुई। उसने कहा, आफ्टरनून स्कूल के बाद मैं यहीं से तुम्हारा पिकअप करूंगी। उसके ऑकवर्ड हेजिटेशन को समझकर मैंने एक कैजुअल स्माइल दी और नॉड करते हुए अग्री किया। तभी एक बुलेट की तरह एक टॉल फिगर मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। एक स्ट्रांग और एंथुजियास्टिक हक की वजह से मेरा बैलेंस थोड़ा हिल गया। लिन जियाजुन ने मेरे शोल्डर्स को किसी पत्थर की तरह कस के पकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें ठीक मेरी सेकंड सिस्टर पर टिकी थीं। मैं हैरान रह गया। मैंने अपनी आवाज बदलकर फेक कॉफ करते हुए एक वार्निंग सिग्नल दिया। तब जाके कहीं लिन जियाजुन का शौक टूटा और वो रियलिटी में वापस आया। ये फैमिली की सेकंड डॉटर को पहचानते ही उसने फौरन सीधे खड़े होकर अपने कपड़े ठीक किए। मैं मूचेन का क्लासमेट लिन जाजन हूँ और अब इसका पर्सनल बॉडीगार्ड भी। मैंने कंफ्यूज होकर अपना सिर झुकाया और पूछा, तुम्हें ये बॉडीगार्ड की आइडेंटिटी कब मिली? लिन जाजुन ने मेरे कान में फुसफुसाया, ये मिस लियू का स्पेशल ऑर्डर है। उन्हें डर था कि तुम्हारे फेक यंग मास्टर वाले स्टेटस की वजह से कोई तुम्हें बुली ना करे। ये कहकर वो वापस स्ट्रेट खड़ा हुआ, मेरे कंधे पर हाथ रखा और ये जिक्सी को स्माइल करते हुए गारंटी दी, सेकंड सिस्टर आप 100% रिलैक्स रहिए। मैं ताइक्वांडो का ब्लैक बेल्ट चैंपियन हूँ। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मूचेन के एक बाल को भी छू सके। यीजिक्सी ने उस चीयरफुल लड़के को देखा और उसके चेहरे पर एक वार्म स्माइल आ गई। तो फिर मूचेन की केयर करने के लिए थैंक यू। लिन जियाजुन एकदम से ब्लश करने लगा और अपने हाथ हिलाते हुए बोला, सेकंड सिस्टर आप जल्दी स्कूल वापस क्लास के लिए जाइए, मैं भी क्लास जा रहा हूँ। मैंने यीजिक्सी को जाते हुए देखा जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। लिन जियाजुन अभी भी फैन बॉय की तरह बिहेव कर रहा था। तुम्हारी सेकंड सिस्टर का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? क्या उन्हें मेरा तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनना पसंद आएगा? मैंने हेल्पलेस होकर एक गहरी सांस ली और अपनी रिस्ट वॉच देखी। बेल बजने में बस 15 मिनट बाकी हैं और मैं तुम्हारे चक्कर में लेट नहीं होना चाहता। मैंने क्लासरूम की तरफ अपने स्टेप्स फास्ट किए। लिन जियाजुन जल्दी से मेरे पीछे आया। मैंने सुना है ये फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है और उन पर बहुत डेट है। अब तुम लोग एक पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हो, क्या तुम उस जगह एडजस्ट कर पाओगे? एक प्लान है, क्यों ना मैं तुम्हें अपना छोटा विला गिफ्ट कर दूं, साथ में एक पर्सनल ड्राइवर और नैनी भी दे दूंगा। मैंने कहा, अगर मुझे सच में शिफ्ट होना पड़ा तो ये ऑफर देने की टर्न तुम्हारी नहीं आएगी। ये सुनकर लिन जार्जन थोड़ा अपसेट हो गया। अगर मिस लियू तुम्हें गिफ्ट्स दे सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं तो तुम्हारा बेस्ट ब्रदर हूं। उसने मेरे आर्म को कस के पकड़ लिया और चिपक गया। मैं हेल्पलेस था पर मुझे हंसी भी आ रही थी। इन लोगों को चैरिटी करने का शौक कब से चढ़ गया? जरा सी बात पर लग्जरी कार्स और विलास गिफ्ट कर रहे हैं, साथ में ड्राइवर और नैनी का पैकेज भी। ऐसा फील करवा रहे हैं जैसे न्यू फैमिली छोड़ने के बाद। बातों ही बातों में हम क्लासरूम के डोर तक पहुंच गए। जैसे ही हमने क्लास में एंट्री ली, पूरी नॉइजी क्लास अचानक पिन ड्रॉप साइलेंट हो गई। सबके सब ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ मुझे घूर रहे थे। क्या मेरा चेहरा डिसफिगर हो गया है? तुम सब ऐसे देख रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। मेरा ये कैजुअल मजाक सुनकर सबने रिलैक्स फील किया और जोर से हंसने लगे। कौन सा प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल तुम्हारे फेस को टच करने की हिम्मत करेगा? एक ने पूछा, क्या वो बात सच है?
लगता है तुम सबको ऑलरेडी पता चल चुका है। मैं कामली अपनी सीट पर गया और बैठ गया। शनमिंगशी ने मुझे देखा, जल्दी से अपनी चेयर सरकाकर मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला, हमारे सर्कल की न्यूज आग की तरह फैलती है। मेरे नाम पर एक एम्प्टी घर पड़ा है। तुम्हारे करंट घर से तो बेटर ही होगा ना, तुम वहां आकर शिफ्ट हो जाओ। इससे पहले कि मैं रिफ्यूज करता, लिन जजुन ने उसके कंधे पर एक थप्पड़ मारा। इसने तो मेरा विला तक रिजेक्ट कर दिया। शनमिंशी ने मुंह बनाया, वो इस ओवर पावर्ड लड़के से फाइट नहीं कर सकता था। सब लोग मिलकर शोर मचाते हुए मजाक कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि होमरूम टीचर सोशुए में कब क्लास में आ गई, कौन से नेशनल सीक्रेट डिस्कस हो रहे हैं इतनी एनर्जी के साथ। पूरे फ्लोर पर सबसे ज्यादा शोर तुम्हारी क्लास से ही आता है। टीचर का गुस्से वाला फेस देखकर सब जल्दी से अपनी सीट्स पर वापस गए और चुपचाप बैठ गए। किसी में एक आवाज निकालने की हिम्मत नहीं थी। शेंगवा एक टॉप टियर प्राइवेट एलीट स्कूल है। यहाँ के स्टूडेंट्स बड़े और रिच फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा अलग नहीं है। वो भी स्ट्रिक्ट टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और पनिशमेंट के डर से कांपते हैं। बाहर के लोगों को लगता है कि एलीट स्कूल्स में बच्चे बस टाइम पास करते हैं और दिन भर अपनी वेल्थ शो ऑफ करते रहते हैं या नाइट क्लब्स में जाकर अयाशी करते हैं, जबकि रियलिटी में कॉमन एग्जाम्स के अलावा यहाँ इकोनॉमिक मैनेजमेंट और हॉर्स राइडिंग जैसी स्किल्स भी सीखनी पड़ती हैं। शेनवा फाउंडर एक टॉप टायर अथॉरिटी फिगर है, जहाँ स्टूडेंट्स के कैरेक्टर कंट्रोल पर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर किसी ने टीचर को डिसरिस्पेक्ट किया तो उसकी पनिशमेंट बहुत सीवियर होती है। ना सिर्फ स्टूडेंट को पनिश किया जाता है, बल्कि उनके फैमिली बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ता है। स्कूल का फर्स्ट डे है, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। ये तुम्हारा लास्ट ईयर है, तो थोड़ा स्मार्ट बनो और कोई ट्रबल क्रिएट मत करना, समझ गए? सब स्टूडेंट्स ने एक आवाज में चिल्लाकर कहा, यस मैम। इस नए सेमेस्टर में हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट ट्रांसफर हुआ है, मुशवन। सब इसका वेलकम करें। सब ने एक अजीब से सस्पेंस के साथ तालियां बजाईं। कुछ दिनों की हाई इंटेंसिटी एटिकेट ट्रेनिंग के बाद मुशवन के अंदर फाइनली एक यंग मास्टर वाला एटीट्यूड झलक रहा था। उसने एक परफेक्ट स्माइल दी और कामली खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं मुशवन हूँ। बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से मैं बदल गया था। अब फाइनली मुझे मेरे रियल पेरेंट्स मिल गए हैं। मैं होप करता हूँ कि इस आने वाले साल में मैं आप सबके साथ अच्छी तरह कनेक्ट कर पाऊँ। मुशवन ने एक कस्टम मेड कैजुअल सूट पहना था और अपने चेहरे पर एक जेंटल और एलिगेंट लुक मेंटेन किया हुआ था। अगर ये इसका पुराना स्कूल होता तो शायद वहां मू फैमिली के यंग मास्टर का टैग देखकर सब उसके पीछे भागते। पर बदकिस्मती से ये शेंगुआ है, जहां हर एक स्टूडेंट किसी पावर या इन्फ्लुएंस से जुड़ा है। उसका ये फेक ड्रामा यहाँ किसी के सामने नहीं चलने वाला था। उसकी बात खत्म होते ही क्लास में एक डेड साइलेंस छा गया। उसका ये प्रिटेंशियस एटीट्यूड देखकर शनमिंशी इरिटेट हो गया। उसने केयरलेसली एक सार्कास्टिक कमेंट पास किया, मू फैमिली का ट्रू यंग मास्टर तो वाकई एक्स्ट्रॉर्डनरी है। जैसे ही उसने मू फैमिली में एंट्री मारी, उसने फौरन मू चैन को घर से बाहर निकाल फेंका। यह सुनकर मू श्वन की आंखें अचानक वाइब्रेट हुईं। अपने इनोसेंट और विक्टिम वाले व्हाइट लोटस पर्सोना में आते हुए उसने अपनी पलकें झुकाई, जैसे किसी बहुत डीप कॉन्फ्लिक्ट में हो। मैंने सोचा था कि जिन अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसे 17 साल तक रेज किया है वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो डैड से सीधा 3 मिलियन मांगकर वहां से चला जाएगा बिना एक बार पीछे मुड़े। मुझे वाकई समझ नहीं आता मेरा बड़ा भाई इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है। तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? एक गुस्से भरी आवाज ने उस शांत क्लासरूम की साइलेंस तोड़ दी। मुशवन ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो सामने लिन जाजुन अपनी आंखों में गुस्सा लिए खड़ा था और उसके पास बैठा मैं हल्के से मुस्कुरा रहा था। होमरूम टीचर जू शुए ने गुस्से से फ्राउन किया और डेस्क पर हाथ मारकर खड़े हुए लिन जाजुन को देखा, चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाओ। मुशवन ने अपने फेस पर आई उस विक्ट्री वाली स्माइल को छुपाया और अपने कपड़े के किनारे को कसकर पकड़ लिया, बिल्कुल किसी बेचारे विक्टिम की तरह। अडॉप्टिव पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। भाई का लग्जरी लाइफस्टाइल अचानक चेंज हुआ है, इसलिए उनका मुझ पर गुस्सा होना नॉर्मल है। जो शुइमे ने मुशवन की बकवास पर ध्यान नहीं दिया। ये एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला स्कूल है और स्टूडेंट्स के वर्ड्स और एक्शंस को कंट्रोल करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेंगवा के स्टूडेंट्स फ्यूचर में इंडस्ट्री के पिलर्स बनेंगे, तो यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स भला ऑर्डिनरी कैसे हो सकते हैं? मुशवान की सस्ती ट्रिक जो शुमे की नजरों से छुपी नहीं थी, बस उनके पास इन चीजों पर टाइम वेस्ट करने का मूड नहीं था। मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रही हूँ, शेंगवा तुम्हारे फालतू ड्रामा प्ले करने की जगह नहीं है। और हाँ, कल से क्लास में स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आना। क्लास में बैठे स्टूडेंट्स के बीच मॉकिंग हंसी गूंज उठी। मुशवन ने ऑकवर्ड फील करते हुए अपना सिर हिलाया और जल्दी से पोडियम से उतरकर एक एम्प्टी सीट पर बैठ गया। क्लासरूम में एक एक्साइटमेंट थी, सब ईगरली गॉसिप कर रहे थे। मुशवन यहाँ वहां देख रहा था, सभी क्लासमेट्स बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स की बातें कर रहे थे, पर उसके पास बोलने के लिए कोई नॉलेज नहीं थी। वो वहां पूरी तरह आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा था। अंत में मेरी नजर भीड़ के बीच गई, उसके बैग पर क्या लटक रहा है।
पुराना यंग मास्टर अब बर्बाद हो गया है, स्कूल जाने के लिए बस में धक्के खा रहा है। स्कूल की फ्री स्कॉलरशिप वाली स्कीम अब काम आ रही है। तुमने याद नहीं दिलाया तो मैं भूल ही गया था। स्कॉलरशिप और गरीब स्टूडेंट्स का कोटा सब चंद रो के लिए अरेंज कर दिया गया है। ये सुनकर मुझे हंसी भी आई और अफसोस भी। मैं बस उठकर जाने ही वाला था कि मूशवन ने पूरी हीरो वाली फीलिंग के साथ पॉइंट आउट किया, तुम लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हो। सब लोग मूशवन को अजीब नजरों से देखने लगे। मैं उन लोगों को अच्छे से जानता हूँ, मेरा नेचर काफी चिल है। हम बस नॉर्मल मजाक कर रहे थे। इसमें म्यूशवन को ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? लिन जजन को लगा म्यूशवन का दिमाग खराब है, वो इस रियल यंग मास्टर के मुंह ही नहीं लगना चाहता था। मुझे पता है तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, तुम्हें यंग मास्टर वाली लाइफ की आदत है, ये फैमिली में वापस जाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मैं मॉम डैड से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, तुम बस अच्छे से माफी मांग लो, वो पक्का तुम्हें वापस बुला लेंगे। मूशवन ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसे मेरी बहुत फिक्र हो। लोगों को लगता है कि वो बहुत इनोसेंट और काइंड है और मैं ये फेक यंग मास्टर बहुत एहसान फरामोश हूँ। लेकिन अचानक वहां सन्नाटा छा गया, सब तमाशा देखने लगे। लोग मूशवन को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई एलियन देख लिया हो। कुछ देर बाद लिन जाजन ने मेरी तरफ देखा और कंफ्यूजन में पूछा, क्या ऐसे ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा? मुझे तो इसके लिए ऑकवर्ड लग रहा है। ये सुनकर सब जोर से हंस पड़े। सच में ये बहुत अजीब था। मैं सच में तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, ये फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। वो तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे सकते। मॉम डैड नेचर के बहुत अच्छे हैं, बस अभी गुस्से में हैं। उन्हें बुरा लगा कि तुमने पुरानी मेमोरीज की कोई वैल्यू नहीं की और बस पैसे लेकर चले गए। तुम जाकर मॉम डैड से माफी मांग लो, वो पक्का तुम्हें न्यू फैमिली में वापस ले लेंगे। ये सुनकर मैं बिना कुछ बोले बस हंस दिया। मूव फैमिली में पूरे 17 साल बिताने के बाद मैं उन दोनों को मूव श्वन से बेहतर जानता हूँ। वो अपने बायोलॉजिकल बेटे की केयर नहीं करते, तो मैं तो बस एक अडॉप्टेड बेटा हूँ। सुमन्यु मेरे लिए रूम डिजाइन कर रही है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। मैंने स्मर्क किया। मुश्वन ने अपनी नजरें झुकाई और शाय होकर स्माइल किया। मैंने भी उनसे कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं, पर उनका कहना था कि उन्होंने मुझे बहुत सफर करवाया है, इसलिए वो मुझे अच्छे से कॉम्पनसेट करना चाहते हैं। वो जिद कर रहे हैं कि बेस्ट डिजाइनर को बुलाकर सब कुछ मेरे टेस्ट के हिसाब से रिनोवेट करवाएं। मैंने अपना फोन टेबल पर रखा और स्पीकर ऑन कर दिया। बहुत गहरा खेल खेल रहा है। फोन से एक जोरदार और गुस्से वाली आवाज आई, सब बकवास है। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे लिए डिजाइन करूंगी? मूशवान, राइट? कल फोन पर ही मैंने उसे दफा होने को कह दिया था। क्या उसे बात समझ नहीं आती या दिमाग खराब है? खुद को न्यू फैमिली का यंग मास्टर बता रहा था, सोच रहा था कि पैसे देकर मेरा मुंह बंद कर देगा और काम करवा लेगा। ऊपर से मुझे धमकी दी कि मैं न्यू फैमिली से पंगा नहीं ले सकती, जिसे पड़ी है उसके घटिया पैसों की। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मूव फैमिली है या हाई फैमिली, उसकी औकात क्या है जो मुझे ऑर्डर्स दे रहा है? हर जगह फेक न्यूज फैलाकर मेरी वैल्यू गिरा रहा है। क्या वो इस लॉस की भरपाई कर पाएगा? फोन पर आवाज काफी एग्रेसिव थी। लिन जाजुम ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और मेरी तरफ देखकर मजे लेते हुए आईब्रोज रेज की। मैंने हंसते हुए थम्स अप दिया। यहाँ मौजूद हर इंसान बहुत स्मार्ट है। सर्कल के इन हम उम्र लोगों के बीच सब एक दूसरे का माइंड अच्छे से पढ़ते हैं। शेंगवा में लोग सिर्फ पढ़ाई करने नहीं आते, बल्कि हाई क्वालिटी कनेक्शंस बनाने आते हैं। फ्यूचर में इन्हीं लोगों के साथ बिजनेस डील्स करनी हुई। वैल्यूएबल लोगों के साथ अच्छा नेटवर्क बनाना फ्यूचर में फैमिली बिजनेस संभालने के लिए बहुत जरूरी है। कौन रियल है और कौन फेक, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि उस इंसान की वैल्यू क्या है। जो लोग टॉप रैंक्स में हैं वो फ्यूचर में पक्का बड़े लेवल पर होंगे। ये कॉन्टैक्ट्स बनाने का बेस्ट चांस है। मुझे भले ही भी परवाह ना हो, लेकिन अगर मूशवन को म्यू फैमिली से निकाल दिया जाए तो उसकी कोई औकात नहीं है। किसी को मूशवन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। म्यू फैमिली के पावर को देखकर सब उससे दोस्ती भी कर लेते। अफसोस कि उसमें जरा भी पेशेंस नहीं है और वो खुद आकर पंगे ले रहा है। हाँ, ये बात तो है। चुप रहने का मतलब यह है कि कोई उसे एक्सपोज करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। बेकार लोगों पर टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा? लेकिन अगर मूशवन बार बार आकर ऐसे ही ड्रामा करेगा तो फिर किसी को रूथलेस होने से कोई रोक नहीं सकता। माहौल अचानक से हेवी और ऑकवर्ड हो गया। मूशवन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बहुत हेल्पलेस और बेचारा लग रहा था। अगर कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए आगे आ सकता है तो जाहिर सी बात है किसी को मुझसे प्रॉब्लम भी होगी। लिन जीन अचानक से हीरो बनते हुए खड़ा हुआ। तुम लोग हद पार कर रहे हो। किसी को ऐसे बेवकूफ बनाने में मजा आता है क्या? मूशवन को बस तुम्हारी फिक्र है। ये फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। वो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। कि तुम लोगों को उसे इस तरह आइसोलेट करना जरूरी है? सब लोग बिना कुछ कहे उसे देखने लगे। लिनजीन के दिमाग में क्या चल रहा था ये सबको अच्छे से पता था। लिनजीन बाहर से भले ही गुस्से में लग रहा था, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश था। आखिरकार मैंने हर जगह उसे पीछे जो छोड़ रखा था, अब जब ये फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है तो उसे आखिरकार मुझे नीचा दिखाने का मौका मिल गया है। इसलिए उसने एटीट्यूड दिखाना और हीरो बनना शुरू कर दिया।
इस मौके का फायदा उठाकर वो न्यू फैमिली के रियल यंग मास्टर के साथ दोस्ती भी कर सकता है। एक तीर से दो निशाने। मूशवन ने हैरानी से ऊपर देखा। अपने चेहरे की एम्बैरेसमेंट को छुपाने की कोशिश करते हुए उसने लिन जीन को ग्रेटिट्यूड भरी नजर से देखा। लिन जीन ने भी उसे एक जेंटल स्माइल दी। उसकी आंखों में थोड़ी हमदर्दी दिख रही थी, जैसे वो सच में मूशवन को अपना दोस्त मानता हो। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर नॉक हुआ। सबने एक साथ मुड़कर देखा। दरवाजे पर लियो रुयन फाइल्स ले खड़ी थी। अंदर इतनी रौनक क्यों है? लिनजीन अभी भी अपने ऑकवर्ड पोज में खड़ा था, लेकिन लियो रुयन ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखी। वो सीधा अंदर आई। मैं बस यंग मास्टर को कुछ देने आई हूँ। उसने भले ही इतनी नॉर्मल बात कही थी, लेकिन लिनजीन की अब कुछ बोलने की हिम्मत कहाँ थी। क्लास के सारे स्टूडेंट्स अपनी फैमिलीज के फ्यूचर एयर्स हैं, लेकिन उनके सामने खड़ी ये लियो रुयान, ये पहले से ही उनके फादर्स के लेवल पर खड़ी है। मुशवन ने चुपके से इस न्यू कमर को स्कैन किया। लड़की ने सिंपल और क्लीन कपड़े पहने थे, फेयर स्किन, स्टनिंग चेहरा, और उसका ऑरा बिल्कुल अलग था। उसने अपनी रिस्ट पर एक डार्क रेड बोधी ब्रेसलेट पहना हुआ था। जब वो उसके पास से गुजरी तो उसे हल्की सी कैमोमाइल की फ्रेग्रेंस भी आई। मूशवन अंदर से पूरी तरह शॉक में था। पहले ये फैमिली की बेटी की ब्यूटी के चर्चे थे, लेकिन इस लड़की को देखकर उसे लगा कि ये जिक्सी इसके सामने कुछ भी नहीं है। बस इतने सिंपल कपड़े पहने हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई एरन रनर हुई जो चीजें डिलीवर करने आई है। मूशवन को जरा भी आइडिया नहीं था कि लियो रुयन ने जो कपड़े और लो की एक्सेसरीज पहनी है, खासकर वो बोधी ब्रेसलेट, उसकी कीमत बिन्हाई में एक लग्जरी विला के बराबर है। शेन मिंशी ने मजाक में कहा, ऐसा क्या है जो लियो सिस्टर को खुद चलकर आना पड़ा? लियो रुयन की नजरें सीधे मुझ पर आकर रुक गईं। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ फेवरेटिज्म झलक रहा था, जिसे उसने बिल्कुल हाइड नहीं किया। मैं तो यंग मास्टर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ, एक पत्ता भी हो तो खुद हाथों में देना पड़ता है। सब लोग जोर से हंसने लगे और हमें टीज करने लगे, लेकिन लियो रुयान और मुझे कोई ऑकवर्डनेस फील नहीं हुई। हम बिल्कुल नॉर्मल थे। हम दोनों के बीच का कनेक्शन पूरी क्लास को पता है। चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स, हम एक दूसरे की फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझते हैं। इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। बस अभी तक रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं किया, क्योंकि सही टाइम नहीं आया है। अभी हमें अपने करियर पे ज्यादा फोकस करना है। लियो रुयान ने फाइल मेरी डेस्क पर रखी, जिसे देखकर वहां खड़े लोग इंप्रेस हो गए। सब लोग एक्साइटमेंट में पास आ गए। ये प्रोजेक्ट प्रपोजल बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। चेन ब्रो का काम हमेशा टॉप क्लास होता है। लगता है इस साल का कोटा सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा। मेरे प्रपोजल का स्कोर काफी हाई है। मैं बिना कुछ बोले मुस्कुरा दिया। मेरा चिल एटीट्यूड ऐसा था जैसे जीत तो पहले से ही मेरी जेब में है। मूशवन साइड से चढ़ते हुए घूर रहा था। उसने पहचान लिया कि ये फैमिली की बहन ने बनाया है। ये तो ये फैमिली की बहन ने बनाया है ना। एक बच्ची का किया हुआ रैंडम सा काम, उसे मेन प्रोजेक्ट मटेरियल की तरह यूज करना, दूसरे कॉम्पिटिटर्स की बेइज्जती है। शिनमिंशी ने उसे अजीब नजरों से देखा। तुम्हारी ये बात कुछ ज्यादा ही घटिया है। ये टॉप इवैल्यूएशन वाला प्रपोजल है, तुम इसे बच्ची का रैंडम काम बोल रहे हो? मूशुन की बोलती तुरंत बंद हो गई। मैंने हल्की सी स्मर्क के साथ कहा, मेरी बहन ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। ये उसने स्पेशल मेरे लिए तैयार किया है। तुम लोगों की बोरिंग थ्योरीज इसके सामने कहाँ टिक पाएंगी? मेरी आवाज में उसके लिए साफ प्रोटेक्शन था। सब लोग मजाक में कंप्लेन करने लगे कि मैं अपनी बहन की साइड ले रहा हूँ। लियो सिस्टर, जरा इसे कंट्रोल करो यार। लियो रोयान ने अपने हाथ पॉकेट में डाले और मेरी डेस्क पर हल्का सा लीन किया। हमेशा यंग मास्टर ही मुझे कंट्रोल करते हैं। मेरी क्या औकात जो मैं इन्हें कंट्रोल करूं? ये सुनकर मैं आगे की तरफ झुका और सीधा लियो रोयान के ब्रेसलेट को उंगलियों में फंसा लिया। मुशुन चिढ़ते हुए आगे आया, तुम इस स्कूल की स्टूडेंट नहीं हो ना? मैं समझ सकता हूं कि तुम पैसे कमाने के लिए काम कर रही हो। लियो रुयन ने कंफ्यूजन में अपनी आंखें छोटी की। मुझे पता था कि मूशुन का दिमाग थोड़ा खराब है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो इतना अंधा होगा। वहां अचानक सन्नाटा छा गया। किसी ने सच में लियो रुयान को एरन रनर बोल दिया। ये शायद इस साल का सबसे बड़ा जोक है। लिन जियाजुन हंस हंस कर पागल हो गया। तुम्हें लगता है लियो सिस्टर कोई डिलीवरी गर्ल है? तुम किस मुंह से चेन ब्रो से compete कर रहे हो? मैंने भी एक थकी हुई स्माइल दी और अपना वो थॉट वापस ले लिया कि मूशवान स्मार्ट है। ये इंसान सच में बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कि बिल्कुल बेवकूफ लगता है। कोई इतना पागल कैसे हो सकता है कि जो इंसान रिच किड्स के साथ उठता बैठता हो और जिसे सब रिस्पेक्ट से लियो सिस्टर बुलाते हो, वो कोई नॉर्मल इंसान होगा? लियो रुयान ने अपना सिर झुकाकर मेरे हाथ को देखा। सुमन्यु ने मुझे एक मैसेज देने के लिए भेजा है। डिजाइन और फर्नीचर फाइनल हो चुके हैं। वो पूछ रही थी कि क्या कल से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना तुम्हारे लिए कंफर्टेबल रहेगा। मैंने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की। मैं उसे बाद में रिप्लाई कर दूंगा। अचानक मेरी नजर उस लड़की की गहरी आंखों से मिली। M&A डील से काम पूरा हो गया ना? तुम्हें इस हफ्ते की फ्लाइट पकड़नी है, राइट? मैंने तुरंत अपना हाथ हटाया और हल्के से उसके आंख को पोक किया। तो फिर जल्दी जाओ, अपनी फ्लाइट मिस मत कर देना। मैं वापस आकर तुम्हारे लिए सुवेनियर लाऊंगी। लियो रियान ने प्यार से मेरी चिन को छुआ। जब हम दोनों बात कर रहे थे तो हमारी आवाज बहुत हल्की थी,
जैसे हमारे बीच एक इनविजिबल बैरियर बन गया हो। बाकी लोग भी समझदारी दिखाते हुए पीछे हट गए ताकि हमें डिस्टर्ब ना करें, बस चुपचाप खड़े होकर हमारी केमिस्ट्री को एंजॉय कर रहे थे। लिन जाजुन ने अपना चेहरा हाथ पर टिका रखा था और शनमिनशी के सिर के ऊपर मानो क्वेश्चन मार्क्स उड़ रहे थे। तुम दोनों का सबके सामने ऐसे रोमांस करना सही है क्या? स्कूल खत्म होने के टाइम स्कूल गेट पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। बहुत सारे स्नैक्स के स्टॉल्स लगे होते हैं। स्कूल गेट के पास सबसे ज्यादा चहल पहल रहती है। बहुत सारे स्नैक्स वाले स्टॉल्स लगा चुके हैं। शेंगुआ में भले ही सारे रिच किड्स पढ़ते हैं, लेकिन इस उम्र में स्नैक्स का लालच कहाँ छूटता है। भीड़ के बीच ये जिक्सी का वार्म ऑरा बहुत अलग ही चमक रहा था। उसका वो जेंटल वाइब, जैसे पुराने जमाने का कोई यंग मास्टर हो। उसकी आंखें जिनमें एक अजीब सी उदासी थी। मुझे लगता है अगर ये किसी हिस्टोरिकल ड्रामा में एक्ट करे तो पक्का लड़कियों के दिलों पर राज करेगा। लिन जाजन को ही देख लो, ये जिक्सी को देखकर पलक तक नहीं झपका रहा था। दो आवाजें एक साथ गूंजी। मैंने मुड़कर देखा। मुशवन एक बड़ी सी स्माइल के साथ दौड़ता हुआ ये जिक्सी की तरफ आ रहा था। उसकी वो फेक स्माइल देखकर ये जिक्सी को अचानक से घबराहट होने लगी। उसे याद आया कि पहले भी स्कूल के बाद जब मुशवन उसे ढूंढता था तो ऐसे ही एक्साइटेडली दौड़ कर आता था। वो कभी इस छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। जब ये फैमिली बैंकरप्ट हुई थी तब शुरुआत में कुछ भी नहीं बदला था। वो दोनों एक साथ बस से घर जाते थे। कभी कभी मूड अच्छा होता तो पैदल ही चल पड़ते। मुशवन आधा रास्ता चलते ही थक जाता और उससे पिगीबैक राइड मांगता। जिक्सी भी खुशी खुशी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर घर ले जाता। मुशवन उसकी पीठ पर चढ़कर कहता, मेरा भाई दुनिया का बेस्ट भाई है। मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूं। लेकिन वो खूबसूरत यादें पल भर में टूट गईं। पता नहीं कब मुशवन की वो प्यारी सी स्माइल गायब हो गई और उसकी जगह डिस्गस्ट और नफरत ने ले ली। मुझे अब बस में धक्के नहीं खाने। मैं तंग आ चुका हूं। तुम मुझे पीठ पर बैठा कर ले जाओ। तुम इतने यूजलेस कैसे हो सकते हो? 2 कदम भी नहीं चले जाते। तुम एक बाइसाइकिल क्यों नहीं खरीद लेते? पैसे नहीं है तो जाकर जॉब करो ना। आखिरकार उसने उस भाई को छोड़ दिया जिसे वो कभी दुनिया का बेस्ट भाई कहता था। ये जिक्सी ने घबराहट में अपना थूक निगला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुशवन के साथ कैसे बिहेव करे। मुशवन ने उसकी ऑकवर्डनेस नोटिस नहीं की और अभी भी बहुत स्वीटली स्माइल कर रहा था। मुझे वो टाइम बहुत याद आता है जब मैं तुम्हारे साथ, मुझे लगता है वो लोग मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। वो सिर्फ म्यू चैन से बात करते हैं। बात करते करते म्यूशवन की स्माइल हल्की हो गई और उसकी आंखें लाल हो गई। वो ऐसा शो कर रहा था जैसे मैंने सबको उसके खिलाफ भड़का दिया हो और वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हो। उसकी बातों का हिडन मीनिंग ये जिक्सी समझ गया। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ बिताए हुए टाइम को याद करके वो अपने आप ही मुझे डिफेंड करने लगा। मूचन वैसा इंसान नहीं है। वो इतना पेटी नहीं है। मैं भले ही 17 साल तक एक अमीर फैमिली में रहा, लेकिन मेरा नेचर काफी इजी गोइंग है। मैंने कभी कंप्लेन नहीं की कि ये फैमिली का घर बहुत छोटा है या बेड बहुत हार्ड है। मैं हमेशा मॉम के खाने की तारीफ करता हूँ। अपनी छोटी बहन के लिए कैंडीज खरीदता हूँ, फैमिली की नीड्स का ध्यान रखता हूँ और उनकी हेल्प करता हूँ। मैंने सच में बहुत अच्छे से बिहेव किया है। इतना कि जिक्सी को खुद गिल्टी फील होने लगा है कि वो बड़े भाई के तौर पर मेरी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, उल्टा मुझे ही सबका ध्यान रखना पड़ रहा है। मुशवन का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया। उसने सोचा था कि जब मैं न्यू फैमिली को छोड़ूंगा तो बहुत इजीली लीव कर दूंगा, लेकिन जब ये फैमिली की वो टूटी फूटी झोपड़ी देखूंगा तो यंग मास्टर वाले टैंट्रम्स दिखाऊंगा। लेकिन ये जिक्सी तो मुझसे काफी इंप्रेस लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ 2-3 दिन में ही वो 17 साल के साथ रहे भाई को भूल गया और मुझे एक्सेप्ट कर लिया। ये जिक्सी को मेरी साइड लेते देख मुशन हैरान रह गया। मैंने स्मोक किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि यंग मास्टर मुंह हर जगह ब्रदर्स बनाते फिर रहे हैं। मेरी स्पार्कलिंग आंखों में हल्की सी शार्पनेस आ गई। तुम्हें बस दूसरों के भाई छीनने का शौक है। ये जिक्सी के चेहरे से उदासी छंट चुकी थी और उसने एक वार्म स्माइल दी। उसने फिर मुशवन की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। मेरी आंखों में एक चमक आई और मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। हम दोनों भाइयों को हंसते बोलते दूर जाते देख मुशवन की आंखों में बहुत गहरी जलन भर आई। ये सब तो उसका था। मुशवन ने गुस्से में अपने दांत पीसे और अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि नाखून स्किन में चुभने लगे, पर उसे दर्द फील नहीं हो रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। जब तक हम पूरी तरह गायब नहीं हो गए मुशवान होश में नहीं आया। उसे जो कुछ भी चाहिए था वो सब उसे मिल चुका था। वो मू फैमिली की लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहा था। वो लोग तो बस भिखारियों का झुंड है। वो मू फैमिली का रियल यंग मास्टर है। मू फैमिली के उस आलीशान विला के बारे में सोचकर मुशवन का गुस्सा शांत हो गया और वो घमंड से हंसने लगा। उसने एरोगेंटली आंट सन को ऑर्डर दिया, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाकर चाय लाओ। आंट सन ने डरते हुए सिर झुकाया। जब से ये यंग मास्टर वापस आया है और जब भी मास्टर और मैडम घर पे नहीं होते सर्वेंट्स बहुत संभल कर रहते हैं। डर के मारे सांस भी जोर से नहीं लेते। जरा सी भी कोई चीज यंग मास्टर की मर्जी के खिलाफ हुई तो बस गालियां सुननी पड़ती हैं।
चाय का टेस्ट अच्छा नहीं है तो फेंक देता है, खाना पसंद नहीं आया तो शेफ को दोबारा बनाने को कहता है। लेकिन पहले म्यूचन ने तो कभी ऐसे गुस्सा नहीं किया, कम से कम वो उन्हें इंसान तो समझता था। ये यंग मास्टर मूशवन तो बात बात पर कप्स और प्लेट्स तोड़ता रहता है, जैसे वो लोग इंसान नहीं बल्कि उसके गुलाम हैं जिन्हें वो जैसे चाहे ट्रीट कर सकता है। मूशवन की जहरीली आवाज फिर से आई। आंट सन ने घबराहट में अपने ख्यालों को झिड़का और जल्दी से चाय लेकर गई। मूशवन ने कप उठाया और एक घूंट पिया। अगले ही सेकंड उसने कप सीधा आंट सन की तरफ दे मारा। आंट सन डर के मारे पीछे हटी, लेकिन फिर भी बच नहीं पाई। उबलती हुई चाय सीधे उसके पैरों पर गिर गई। आंट सन ने सिर झुका लिया और चुपचाप अपने जले हुए हाथ को सहलाने लगी। वो तुरंत नीचे बैठी और कप के टुकड़े उठाने लगी। मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। ये सब बटलर ने दूर से देख लिया। उसने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और बड़े ग्रेसफुल तरीके से चलते हुए आगे आया। उसने स्लाइटली झुककर कहा, यंग मास्टर, आपकी एटिकेट क्लास का टाइम हो गया है। मूशवन ने गुस्से से उसे घूरा। किस बात की क्लास? बटलर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। रिकॉग्निशन बैंक्वेट इस वीकेंड पर है। मास्टर और मैडम ने स्ट्रिक्टली कहा है कि आपको टाइम पर पहुंचना है। वो इस बैंक्वेट में कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मूशवन गुस्से से खड़ा हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है? अपनी औकात में रहो। तुम बस मू फैमिली के टुकड़ों पर पलने वाले एक नौकर हो और तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? वो एटिकेट टीचर हमेशा एक स्टिक लेकर खड़ा रहता है और गुस्से से घूरता रहता है। जरा सी भी गलती हुई तो बहुत हार्शली डांटता है। उसे मेरी पोजीशन की कोई परवाह नहीं है। वो इतना एरोगेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे मॉम डैड का सपोर्ट मिला हुआ है। बटलर ने बिना किसी डर के काम भी जवाब दिया। दोनों यंग मिसेस भी रिकॉग्निशन बैंक्वेट अटेंड करने के लिए वापस आ रही हैं। मूशवन चौंक गया। उसने सुना था कि मू फैमिली की दोनों बहनों का टेम्पर बहुत खराब है। जो भी हो, वो पहली बार अपनी सगी बहनों से मिलने वाला था, तो उसे अच्छा इंप्रेशन जमाना ही पड़ेगा। अगर उसने अपनी दोनों बहनों को अपनी साइड कर लिया तो वो ऑफिशियली म्यू फैमिली का असली बेटा बन जाएगा। फिर किसी की क्या मजाल जो उसे नीचा दिखाए। मूशवन ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और चुपचाप एटिकेट क्लास के लिए चला गया। मू फैमिली के ठंडे माहौल के बिल्कुल ऑपोजिट ये फैमिली का छोटा सा घर बहुत कोजी और वार्म लग रहा था। सब एक साथ बैठकर डिनर एंजॉय कर रहे थे। बीच बीच में एक दूसरे को खाना सर्व भी कर रहे थे। सब लोग 2 चिकन लेग्स को लेकर एक दूसरे को फोर्स कर रहे थे। बच्चों को लेग पीस खाना चाहिए, बड़ों को विंग टिप्स खानी चाहिए, और जो बीच में है वो विंग्स खाएंगे। ये मॉम ने हंसते हुए जिक्सी की प्लेट में एक चिकन विंग रख दिया और चिकन लेग्स मुझे और छोटी बहन को दे दिए। ये जिक्सी का मूड आज रोज से काफी अच्छा लग रहा था। शायद मूशवन से दोबारा मिलने के बाद उसने फाइनली मूव ऑन कर लिया था। मैंने अपनी प्लेट में रखे उस चिकन लेग को देखा तो मुझे अंदर से एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। मू फैमिली में डाइनिंग टेबल रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। सीट्स के बीच काफी डिस्टेंस होता था। खाते वक्त बात करना बिल्कुल मना था। यहाँ तक कि बर्तनों की आवाज भी नहीं आनी चाहिए थी। एक दूसरे को खाना सर्व करना तो दूर की बात है। वैसे भी मॉम डैड अक्सर घर पर नहीं होते थे और दोनों बहनें पढ़ाई के लिए विदेश में थीं। ज्यादातर टाइम मैं अकेले ही खाना खाता था। लेकिन ये फैमिली बिल्कुल अलग है। यहाँ फैमिली मेंबर्स अच्छी चीजें शेयर करते हैं, हंसते बोलते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। भले ही ये घर सिर्फ कुछ स्क्वायर मीटर्स का है, फिर भी यहाँ बहुत प्यार और सुकून है। हर कोने में लाइफ नजर आती है। शायद इसी को असली घर कहते हैं। ये मॉम ने थोड़ी हेजिटेशन के साथ अपने हाथ मले। वो थोड़ी नर्वस लग रही थी। तुम सब तो स्कूल चले जाते हो और तुम्हारे डैड कैब चलाने चले जाते हैं। मैं सोच रही थी कि कोई छोटा मोटा स्टॉल लगा लूं। मैं भी घर के एक्सपेंसेस में थोड़ी हेल्प करना चाहती हूँ, पर मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। शादी से पहले वो अपने घर की बहुत लाडली बेटी थी। कभी कभार छोटे मोटे घर के काम कर लेती थी, बाकी किसी चीज की फिक्र नहीं होती थी। जब उनकी शादी ये डैड से हुई तब उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, तो वो आराम से हाउसवाइफ बनकर रहीं। उन्होंने कभी पैसे कमाने के लिए बाहर काम नहीं किया। ये फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद वो भी जॉब ढूंढना चाहती थी, लेकिन मूशवन कंप्लेन करता था कि घर का काम कौन करेगा, तो उन्हें घर पर ही रहना पड़ा। सच कहूं तो हाउसवाइफ होना कोई आसान काम नहीं है। हर दिन बहुत सारा फिजिकल काम होता है और ये सब करते करते पूरा दिन निकल जाता है, आराम का टाइम ही नहीं मिलता। पूरी फैमिली को रोज इतनी मेहनत करते देखकर वो घर संभालने के लिए राजी हो गई। अब जब मूचन वापस आ गया है तो सब लोग फिर से मेहनत करने के लिए बहुत मोटिवेटेड है। वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं। ये जिक्सी ने तुरंत अपना फुल सपोर्ट दिखाया। दिन भर घर में रहकर काम करते करते तुम बोर हो जाती होगी, बात करने के लिए भी कोई नहीं होता। स्टॉल लगाना अच्छा आइडिया है, कुछ मीनिंगफुल करने को मिलेगा। पैसे कमा पाओ या ना कमा पाओ, कम से कम बाहर जाकर थोड़ा फ्रेश फील करोगी। ये डैड ने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और प्यार से अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लिया। इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की है। इस फैमिली के लिए तुमने कभी वो नहीं किया जो तुम्हें सच में पसंद था। इंसान हमेशा अपनी वैल्यू प्रूफ करना चाहता है। अगर तुम स्टॉल लगाना चाहती हो तो जरूर ट्राई करो, मेरा फुल सपोर्ट है। ये मॉम ने सुकून की सांस ली और फिर मेरी तरफ देखा, क्योंकि मैं अभी तक चुप था।
मैंने थोड़ी देर सोचा और सीरियसली कहा, स्टेशनरी बेचने में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी क्योंकि आइटम्स बहुत सारे रखने पड़ते हैं और स्कूल किड्स के पास ज़्यादा पॉकेट मनी भी नहीं होती, तो प्रॉफिट आने में टाइम लग सकता है। हमारे स्कूल के पास एंट्री और एग्जिट टाइम फिक्स होता है और वहाँ स्ट्रीट फूड का बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता है। आप फूड स्टॉल के बारे में सोच सकती हैं, आप स्नैक्स बेचने का प्लान कर सकती हैं। वहाँ आसपास कई स्कूल्स हैं, तो बिजनेस पक्का अच्छा चलेगा। बस सुबह स्टॉल लगाने में थोड़ी मेहनत लगेगी, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स तैयार करने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि स्टॉल लगाना अच्छा आइडिया है। ये मॉम ने राहत की सांस ली और हंसने लगी। मेहनत की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ घर का खाना बनाना आता है, मैं कोई फैंसी स्नैक्स नहीं बना सकती। आप बाहर के रेस्टोरेंट से बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और हमें फैंसी चीजें बेचनी भी नहीं है। हम ऐसा कुछ बेचेंगे जो टेस्टी हो और जिससे पेट भर जाए। ब्रेकफास्ट के लिए ये बेस्ट रहेगा और डिमांड भी अच्छी होगी। लेकिन क्या बेचना है इसके लिए मैं कोई सजेशन नहीं दे सकता। स्कूल गेट के पास इतने सारे स्टॉल्स हैं, पर मैंने कभी किसी से कुछ नहीं खरीदा। मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि वो लोग क्या बेचते हैं। मूव फैमिली के यंग मास्टर के तौर पर मुझे हमेशा अपनी बॉडी और हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। हमेशा परफेक्ट इमेज मेंटेन करनी पड़ती थी। मूव फैमिली का मानना था कि स्ट्रीट फूड खाने से उनका स्टेटस खराब होगा और रोड साइड स्टॉल पर खाने से फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। मूव फैमिली में बिताए उन सालों में मैंने अपनी फूड क्रेविंग्स को पूरी तरह खत्म कर दिया था। यहाँ कि जब उन्हें लगा कि मैं बहुत कम खा रहा हूँ, तो उन्होंने कई बार शेफ्स भी बदल दिए। मुझे बाद में समझ आया कि मेरी भूख कम होने का रीजन शेफ नहीं था, बल्कि न्यू फैमिली का वो घुटन भरा माहौल था। ये जिक्सी ने थोड़ी देर सोचा। मिडिल स्कूल के टाइम स्कूल गेट के पास एक चावल बॉल वाला स्टॉल था। उसके चावल बॉल्स बहुत टेस्टी होते थे। आजकल स्कूल के बाहर कोई चावल बॉल्स नहीं बेचता, तो अगर हम बेचें तो बिजनेस अच्छा चलेगा। मॉम डैड ने एक दूसरे की तरफ देखा, उन्हें भी ये आइडिया काफी अच्छा लगा। कल इंग्रेडिएंट्स खरीद कर लाते हैं और ट्राई करते हैं। तुम लोग बस टेस्ट करके बताना कैसा बना है। ये मॉम इतनी एक्साइटेड कभी नहीं लगी थी। अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के ख्याल से ही उन्हें एक अजीब सी एनर्जी मिल गई थी। ये डैड ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, अगर हम चावल बॉल्स बेचेंगे तो क्या हमें एक स्पेशल कार्ड नहीं बनवानी पड़ेगी। मैंने स्टॉल वालों को देखा है, उनके पास मोस्टली कस्टमाइज्ड कार्ड्स होती हैं, जहां हर चीज अपनी जगह पर परफेक्टली सेट होती है। ये जिक्सी को भी अचानक याद आया। हाँ, उस स्टॉल वाले के पास चावल बॉल्स को गर्म रखने के लिए एक स्टीमर था, लेकिन मुझे लगता है हम लकड़ी का बैरल यूज कर सकते हैं। उसे अच्छे से कवर करके ऊपर से नॉन वोवन क्लॉथ डाल देंगे तो वो भी गर्म रहेगा। ये डैड ने खुशी से अपनी जांग पर हाथ मारा। कल मैं अपने ड्राइवर दोस्तों से पूछता हूँ कि ये कार्ड कहाँ से मिलेगी। चलो अब ये डिसाइड करते हैं कि चावल बॉल्स में फिलिंग क्या डालनी है, ताकि कल इंग्रेडिएंट्स ला सकें।